तो आप में से वो लोग मैसेज करो जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है किसी जॉब के दौरान, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। मुझे बताएंगे कमला नायक जी, आप मुझे बताएंगे आपने इंटरव्यू फेस किया, तो आपको मुझे ये बताना है कि उस इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था। बाकी सभी लोग ध्यान से सुनना, आप सब लोगों को फिर आगे का टॉपिक आसानी से समझ आएगा। बताइए। जी सर, जैसे कि मैंने सबसे पहले तो वहाँ पर एंट्री लिया तो उन्होंने मेरा बायोडाटा वगैरह पूछा कि आपने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है करके। फिर उसके बाद बोले कि आप चक्रासन करके बताइए, जैसे योगा के संदर्भ में ही गई थी मैं, तो चक्रासन करके बताने के लिए बोले। फिर मैं उनको करके बताई। फिर उन्होंने बोला कि इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, किसको करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, ऐसे उन्होंने पूछा मेरे को। और सामान्य लाइफ के बारे में नहीं पूछा, आपकी नॉर्मल जिंदगी के बारे में? कि ऐसे पूछा, मतलब जैसे मैं सिंदूर वगैरह लगा के गई थी, तो आप शादीशुदा हैं? बोले तो मैं जी सर शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं करके बताई मैं। तो फिर बोले कि अगर आपका जॉब यहाँ पर हो जाता है तो फिर आप कैसे करेंगी, कैसे मैनेज करेंगी, इस चीज को करके उन्होंने मेरे को पूछा। इस चीज को पकड़ना आप, ये जो क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे, शादी का क्या मतलब है इंटरव्यू से, बच्चों का क्या मतलब है इंटरव्यू से, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरव्यू में दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। आज हम ये पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर रिसर्च वो होती है जो उमा जी ने, सॉरी उमा जी इनका ही नाम था, ये कमला जी के, एक्चुअली इनका नाम कमला है। तो कमला जी ने भी बताया जो कि पहले उन्होंने एक फिक्स क्वेश्चन पूछे जो सामान्य सभी से पूछा होगा उन्होंने, इंटरव्यू वालों ने, कि एक योग के बारे में, आप योग का इंटरव्यू देने आए हो तो चक्रासन के बारे में बताओ, योग के बारे में बताओ। सामान्य सा फॉर्मल क्वेश्चन पूछे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। की ऐसे क्वेश्चन इन जैसे 10-15 जो और लोग आए होंगे सबसे यही क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने बताया लाइफ के बारे में पूछने लग गए, आपकी शादी, आपकी सिंदूर, आपकी ड्रेस, आपके लाइक डिसलाइक तक पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो। और तो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में भी कई जगह पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, सामने वाले की पर्सनैलिटी को जानने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, इनको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। कि अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि जिनके कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कुछ भी पूछ ले, सामने वाले के मन में जो आए वो पूछ ले। लेकिन ऐसा क्यों करता है वो इंटरव्यूअर, ऐसा क्यों करता है? उसको आप कुछ भी आंसर दो, वो सिर्फ ये देखना चाहता है आप कितने कॉन्फिडेंस से आंसर देते हो और कितना तुरंत आप रिएक्शन करते हो या फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जैसे कि क्वेश्चन पूछा, सामान्य रूप से रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आप जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी का नंबर क्या था। कोई क्वेश्चन है ये? कौन देखता है? हम बस में आए थे, बस का क्या नंबर था, आप किसी ने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला अच्छा, आप अभी नीचे से स्टेयर चढ़ के आए, बताओ कितनी सीढ़ियां थी। ये कोई क्वेश्चन है? यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ क्या होते हैं ना, सामने वाले के पर्सनैलिटी को जानने के लिए पूछे जाते हैं। इनको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, कोई हाथ पैर नहीं होता है इनका। तो आज हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप मुझे बताइए क्वांटिटेटिव में इंडक्टिव आएगा या डिडक्टिव आएगा? डिडक्टिव आएगा सर। वेरी गुड। और क्वालिटेटिव में क्या आएगा? इंडक्टिव। 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 क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो क्वालिटी हार्ड वर्क ही, जैसे कल मैं पूजा जी का एग्जांपल दे रहा था कि हार्ड वर्क ही एक्चुअल क्वालिटी को निखारता है। और जो ट्रिक्स मारते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स अच्छी है अपनी जगह पे, शॉर्टकट मारते हैं भागने का, जल्दी अचीव करने का, नकल मारते हैं, नकल मार के एग्जाम पास कर लिया और ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, वो क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी क्वालिटी पे काम नहीं किया। हाँ कुछ हद तक क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं होती कि जो ज्ञान क्वालिटी में सीखा जाता है, इंडक्टिव मेथड में सीखा जाता है, वो डिडक्टिव में कभी नहीं आ सकता। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई हाथ पैर नहीं है।
जैसे भी इंटरव्यू में पूछा गया ना कि कब शादी हुई, कैसे शादी हुई, क्या आप करोगे, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अच्छा कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, अच्छा बस का क्या नंबर था, कोई मतलब नहीं उन क्वेश्चंस का। लाइक डिसलाइक पूछ लेना, अच्छा आपको दूध पसंद है, आपको आम पसंद है या केला पसंद है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। इनको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन ये उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं, क्योंकि जैसे उस कलर्स बताएगा, अपने लाइक डिसलाइक बताएंगे सामने वाला पर्सन, उससे वो ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी के महारथी होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, उनको साइकोलॉजी की बहुत अच्छी पकड़ होती है। इसलिए जानबूझ के वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो आपका माइंड पढ़ सके। आपका माइंड पढ़ते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने से कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है। और क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड होता है कि फॉर्मल लैंग्वेज जो पूछा सिर्फ कट कट उसी का आंसर दे देना और कुछ नहीं, उसके एक्स्ट्रा दाएं बाएं का कुछ भी चीजें न पूछना। जैसे कि मैं आऊं, आते ही आपको डायरेक्ट ही ये आएगा ये आएगा ये आएगा, बस जो जो टॉपिक का है वो चीज मैं आपको पढ़ा दूं, तो उसको मैं कहूंगा कि ये डिडक्टिव मेथड है, या ये टीचर जो है क्वांटिटेटिव के ऊपर वर्क करता है। सिर्फ इसको नंबर से मतलब है, बच्चों के बिहेवियर से, बच्चों में इम्प्रूवमेंट आने से, व्यवहार में परिवर्तन आने से इस टीचर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चे भी रिस्पेक्ट उसी टीचर की करते हैं जो टीचर थोड़ा सा मजाक में रहता है, फनी मूड में रहता है, बच्चों का हालचाल भी जानता रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक अपनापन आता है क्लास में। उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। उनके बच्चों के नंबर कम आएंगे, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चों की नॉलेज इतनी कई गुना बढ़ जाएगी कि वो बच्चों अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं। ऐसा बच्चों के अंदर आता है जब टीचर इस तरीके के मेथड, इंडक्टिव मेथड को यूज करता है जब क्लास में। अब जो है क्वालिटेटिव क्या होता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू भी कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि जो अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च उसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करना, उसके व्यवहार को अच्छे से जानना। जैसे कि केस स्टडी का मेथड आता है कि उसमें केस स्टडी को एक बार पेपर में पूछा गया था, ये जो केस स्टडी जो है किसके अंतर्गत आएगी, ये क्वालिटेटिव के अंतर्गत आती है हमेशा। जैसे कि क्राइम है, कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या कोई स्पेशल बच्चे हैं तो मर्डर कर दिया, तो जानेंगे कि इसने मर्डर क्यों किया, किस हालत में किया, इसकी मनोदशा क्या थी उस दौरान, उसकी गहराई में जाना, मतलब कि उसकी क्वालिटी के ऊपर वर्क करते हैं वो, है ना। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव सामान्य रूप से सर्वे करना, कितने लोग कोरोना से मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग ठीक हो गए, नॉर्मल सिर्फ डाटा बेस जो चीजें होती हैं वो क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आएगी। स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, जो सामान्य सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, बताओ योग क्या है, योग की डेफिनेशन बताओ, अच्छा कौन कौन से ग्रंथ हैं बताओ, हठ योग में धोती बताओ, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है कि आम पूछे जाने ही जाने हैं, हम योग की फील्ड में जा रहे हैं तो। ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन कई बार क्वालिटेटिव में भी गिनी जाती है, इसको ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन दोनों में आ सकती है। रिकॉर्ड्स, क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। रिपोर्ट जो राइटिंग वर्क होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, कल मैं एग्जांपल दे रहा था लक्ष्मी जी का कि वो कितनी अच्छी है, कितनी ईमानदार है, उन चीजों को लिखा नहीं जा सकता। हम अपने पेरेंट्स को कितना लाइक करते, कितना लव करते, हम उसको लिख के नहीं दे सकते, ये चीजें अनुभव का विषय होती है। तो वो क्वालिटी है, लेकिन रिपोर्ट्स में तो हमें लिखना पड़ेगा भैया, और रिपोर्ट्स बिना लिखे काम भी नहीं चलेगा। इसीलिए क्वांटिटेटिव को वैज्ञानिक माना जाता है, क्वालिटेटिव को वैज्ञानिक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव के अंदर अपने अनुभव होते हैं। वो बोलता है कि मैं ऐसा मानता हूं, मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है कि मेरा दोस्त कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो मर्डर करके आया होगा, वो कहेगा नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। ऐसा कौन कहेगा? क्वालिटेटिव वाला कहेगा। लेकिन क्वांटिटेटिव वाला क्या कहेगा? मर्डर किया तो किया है, ये गुनहगार है, उसने सिर्फ क्वांटिटी को देखा। लेकिन क्वालिटेटिव वाला वो अपने बिलीव के ऊपर वर्क करेगा।
इसीलिए अब मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब आप मुझे बताएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में इन दोनों में से कौन सा सिद्धांत लगेगा? पोस्ट पॉजिटिव तो लगेगा आपका पॉजिटिव क्वालिटी में, और पॉजिटिव में लगेगा आपका क्वालिटी में, पोस्ट उसमें पॉजिटिव। क्वांटिटी में। वेरी गुड। जो पॉजिटिविज्म है यानी कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ साइंस है, तो वो क्वालिटेटिव के ऊपर क्वांटिटेटिव पे लगेगा, मात्रात्मक अनुसंधान में। और क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म तो सीधा सा खंडन ही करता है, वो तो सीधा ही बोलता है कि साइंस कभी सच ही नहीं हो सकती पूरी तरीके से। कितना ही आप साइंस के एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ऐसा कौन बोलता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म का सिद्धांत बोलता है ऐसा। तो क्योंकि वो क्वालिटेटिव के ऊपर वर्क करती है, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी की संभावना रखती है कि और इम्प्रूवमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें हमेशा ऐसी आशा बनी रहती है। बट सर पॉजिटिविज्म में इंडक्टिव भी होता है, तो वो तो अपोजिट हो गया। पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव होता है। सर आपने बताया था ना जिसमें हम खुद करके सीखते हैं पॉजिटिविज्म में, तो वो तो इंडक्टिव। डाटाबेस होता है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। डिडक्टिव होना चाहिए उसमें, एक बार चेक कर लूंगा मैं उसको, ठीक है। ओके सर। अब मुझे कौन बताएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर क्या होता है? सर सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, जैसे हम एग्जाम में देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो वन वर्ड आंसर आते हैं, और या फिर मतलब जैसे हमें एमसीक्यू करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव सब कुछ लेके चले, सब कुछ देके होल, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब केवल एक ही ऑप्शन है और एक ही वेरी सही गुड, होगा, जैसे कि तो द पॉइंट बहुत हमको बढ़िया, एमसीक्यूज मिलते हैं तो एक सही होता है, पॉइंट टू पॉइंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। वेरी गुड। और किसी एग्जांपल से कोई और समझाना चाहेगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को? सर एनीवन? जैसे कोई वर्ड दे दिया और उस पे बोला कि आपको ऐसे लिखना है लॉन्ग बेस, ये अधिकतर फॉर्मेटिव टाइप में समेटिव टाइप में होता है कि लॉन्ग होता है, ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्ड्स लिमिट्स होते हैं इसमें। और ऑब्जेक्टिव में आपको बस 4 दे देगा ऑप्शन, उसमें से कोई एक पिक करना पड़ता है। तो वेरी सब्जेक्टिव गुड, में हम ज्यादा, ऑब्जेक्टिव मतलब एक वर्ड से इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाता है, और एक्सप्लेनेशन से मतलब इसमें टाइम लग जाता है, और ऑब्जेक्टिव होता है उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जी जी, पूनम जी कुछ कह रही हैं? सर सर और एक पॉइंट बोलूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि सब्जेक्टिव में मैं मेरा व्यू भी रख सकती हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है, ये मैं वो ये तो मैं डिसाइड कहना कर चाह सकती रहा हूँ। था। ऑब्जेक्टिव में फिक्स आंसर होगा, उसमें मेरा व्यू नहीं चलेगा। सर मैं बोलूँ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर ये मैं जैसे सुनना चाह रहा था जो आपने बता दिया। हाँ अंशुमान जी बोलिए। सर जैसे सब्जेक्टिव में हम कुछ भी लिखते हैं, अपनी भावनाएं जो भी हमें समझ में आ रहा है वैसा राइट कर सकते हैं, और उसमें हमारे वेरी पास गुड, कोई और ऑप्शन नहीं है, 4 है, 4 में से ही एक क्लिक करना है। वेरी गुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनाक्षी जी लक्ष्मी जी ने भी यही बात कही थी, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जी हमें रट्टा तो नहीं मार सकते इतने बड़े का क्वेश्चन का। हाँ कुछ पॉइंट्स का रट्टा मार लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना। मतलब कि जिस चीज में अपना व्यू जो होता है उसको सब्जेक्टिव कहते हैं, जो सिर्फ फॉर्मली होती है, एज ए टिक 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 सारा उतार देना, वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब वही चीज यहाँ पे लगेगी कि क्योंकि क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉइंट्स को ही मानती है, ऑब्जेक्टिव है, और ये क्वालिटी को वर्क करती है क्योंकि इंट्यूशन को मानती है, विश्वास को मानती है, प्रेम दया करुणा क्रोध इन चीजों पे बिलीव करती है, तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, विषयनिष्ठ है, ये वस्तुनिष्ठ है। अब इसमें देखिए, लेस टाइम इन प्रोजेक्ट लेवल बट मोर टाइम इन एनालिसिस। और इसमें क्या होता है कि मोर टाइम इन प्रोजेक्ट लेवल एंड लेस टाइम इन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोजेक्ट हमें बनाना है, आप सब लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया होगा यूनिवर्सिटीज में, कि इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनाने में टाइम बहुत कम लगता है क्वालिटेटिव के अंदर, जबकि क्वांटिटेटिव का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? समझाता हूं, मैं आपको अपने उससे समझाता हूं। ये मैंने अभी बनाया था, आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए।
एक मिनट रुकिए कि जो हमारा देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से क्वांटिटी को इकट्ठा किया गया। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मोर टाइम इन प्रोजेक्ट लेवल, कि जो प्रोजेक्ट लेवल में ज्यादा टाइम लगता है और इसमें क्या होता है कम टाइम लगता है। अब इसमें क्या होगा कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, हमने यूनिवर्सिटी का वर्क मिला कि हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करना है और इन चीजों का डाटा इकट्ठा करना है। तो क्या हुआ कि सिंपल सी हमें क्वालिटी इकट्ठी करनी है। तो क्वालिटी में कि स्ट्रेस कम है, अच्छा कम है, सामान्य है, अधिक है या कुछ भी नहीं है, नींद कम है, ज्यादा है, ये क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गई। अगर क्वांटिटी की बात करूंगा तो क्या होगा, क्वांटिटी में स्ट्रेस कितना है, अच्छा नींद कितनी आती है, इमोशनल एक्टिविटी कितनी है, स्लाइवा 1 लीटर दिन में निकलना चाहिए, आपका कितना निकलता है, आधा लीटर निकलता है या 3 लीटर निकलता है, कफ कितना है, मात्रा, क्योंकि क्वांटिटी किसके ऊपर वर्क करती है, डाटा के ऊपर वर्क करती है। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्वालिटी वाला क्या कहेगा कि मेरी जो हार्ट बीट है कम है, या कहेगा मेरी हार्ट बीट ज्यादा है। लेकिन क्वांटिटेटिव वाला क्या कहेगा, मेरी हार्ट बीट ना 80 हो गई है, मेरी हार्ट बीट 90 हो गई है, मेरी हार्ट बीट 60 हो गई है। अब इन चीजों में क्या होगा, इन चीजों में इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्योंकि हार्ट बीट को ऐसे तो नहीं नापा जा सकता है, ऐसे तो नहीं, क्योंकि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पूरा ताम झाम चाहिए, एक प्रॉपर टाइम चाहिए कि खाली पेट चलना है, आराम से पहले रिलैक्स करना है। तो मतलब कि इन चीजों में टाइम लगता है। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। बीपीएम में नोट करना है। क्वालिटेटिव वाला कहेगा भैया मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, हो गया काम बस यहीं पे, क्वालिटेटिव तो यहीं पे होगी। प्रोजेक्ट लेवल में टाइम बहुत कम लगता है और इसमें क्या होगा, मशीन लगाएगा, डाटा लिखेगा, नोट करेगा। प्रोजेक्ट क्वांटिटी में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन एनालिसिस में, यानी कि जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा एक्चुअल में क्या मेरी योगा कराने से उसकी हार्ट बीट कम हुई, उसका बीपी कम हुआ, उसका मानसिक स्तर पे जो तनाव था क्या वो कम हुआ, उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब कि प्रोजेक्ट लेवल में क्वालिटेटिव में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन जब उसका हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद में जब निष्कर्ष पे आएंगे उसमें बहुत टाइम लगता है। और इसमें स्टार्टिंग में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगती है। और लेकिन एक बार डाटा इकट्ठा हो गया, बाद में तो फटाक फटाक बता देंगे, डाटा ये सामने आ गया। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, लेबोरेटरी में जाके डाटा बन गया, अब डाटा दिखते ही हमारे सामने रिजल्ट है, हम एकदम से बता देंगे इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसकी आरबीसी बढ़ी हुई है, इसकी डब्ल्यूबीसी कम हो गई है। डाटा आते ही एकदम से रिजल्ट बता देते हैं ना। तो यही यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रही है, बस स्टार्टिंग में जो लेबोरेटरी में काम होना है उसमें टाइम लगेगा। एक बार वो लेबोरेटरी का काम हो गया उसके बाद में रिजल्ट फटाक से आ जाएगा इसका क्वांटिटेटिव का। ऐसा समझ आया होगा आपको? सर हाँ, मेरे को इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जैसे कि क्वालिटेटिव में तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट, लेकिन क्या क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव ठीक है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मात्रात्मक तो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है फैक्ट। अब बताओ, तो फैक्ट बताना। पहले हमारा एनटीए का जो एग्जाम यूजीसी कंडक्ट कराती थी, आपको पता है शायद 2015 से पहले हमारा एग्जाम थ्योरिटिकल होता था, हाँ थ्योरी पहले का होता होता था। अब हमारा एग्जाम नेट का कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, बेस्ड। ऑप्शन टाइप होता है। तो यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी बोली कि नहीं, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, हम ऐसा एग्जाम रखेंगे जिसमें कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब वो टीचर किस मेंटलिटी का बैठा हुआ है, उसने उस मेंटलिटी के हिसाब से स्कोरिंग लगाया।
है ना, वो कम भी नंबर दे सकता है और आपके राइटिंग से खुश होकर आपको ज्यादा भी दे सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें ना राइटिंग का कोई मतलब है, ना कोई बड़ा लिखना छोटा लिखना उससे कोई मतलब है। भैया आपकी राइटिंग कैसे ही क्यों ना हो, ऑप्शन में जो आएगा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तथ्यों के ऊपर बेस्ड है, कोई पूरा साइंटिफिक हो गया पेपर, अभी हमारे पास कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इस तरीके से एनटीए ने फिर हमारा जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चेंज किया इसी आधार पे, नहीं तो पहले थ्योरेटिकल होता था हमारा ये एग्जाम। अब बोलो कुंदन जी, समझ आया? जी जी, थैंक यू। ठीक है। अब देखिए, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि लोग किस पे विश्वास करेंगे, आप कह दोगे कि भैया एनटीए ने एग्जाम तो थ्योरेटिकल दिया, मैंने तो 10 नंबर का क्वेश्चन मैं 2 पेज भर के आया था, यूजीसी वालों ने मेरा नंबर काट दिया। वो नंबर क्यों काटे उसके ऊपर हम विश्वास बहुत कम करेंगे, लेकिन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, सब लोग विश्वास करेंगे। क्यों? इसमें कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। इसमें तो हम सोच भी लें, चाहे सामने वाला गड़बड़ करे या ना करे, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आए तो हम ऐसा मन में आ जाता है विचार। लेकिन ऑप्शन टाइप वाइज क्वेश्चन में नहीं आ सकता। क्यों? रिजल्ट हमारे सामने है भैया, आपने ऑप्शन ए लगाया तो ए ही सामने आया, अब आपको गलत हो गया तो आपकी गलती, आपने ए को क्यों सिलेक्ट किया। तो मतलब कि क्वांटिटी वाला ज्यादा विश्वसनीय होता है, ज्यादा लोगों में फैलता है वो, जबकि ये एक्चुअल क्वालिटी है इसके अंदर, लेकिन इसका विश्वसनीयता कम हो जाती है क्योंकि इसमें डाटा नहीं होता, ये बिलीव्स के ऊपर वर्क करता। बिलीव आप कितने लोगों पे करोगे। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने में काम आता है। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, परिकल्पना, कि आगे की जो कल्पनाएं बना लेना कि मैं ऐसे ऐसे रिसर्च करूंगा, 2 महीने बाद टेस्टिंग करूंगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करूंगा, मैं हॉस्पिटल में जाके रिसर्च करूंगा, मैं 30 साल से लेके 40 साल के लोगों के बीच में रिसर्च करूंगा, और उसमें भी फीमेल्स के ऊपर रिसर्च करूंगा, और उन फीमेल में भी मैं उन फीमेल्स को लूंगा जो हाउस वाइफ होंगी। तो यानी कि पूरी की पूरी सोच डेवलप की जाती है, ये क्वालिटेटिव के अंतर्गत आता है। अब बाद में रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया, स्टेप्स हमें याद होगा, स्टेप्स बताओ जल्दी से मुझे, साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप बताओ जल्दी से, सीक्वेंस में याद सर होंगे पहले सभी। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर उसके वेरी बाद गुड, हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर डाटा का कलेक्शन करते हैं। जब डाटा कलेक्शन हो जाता है तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, डिस्कशन और कंक्लूजन, और फिर जनरलाइजेशन। वेरी गुड। ये जो डाटा एनालिसिस है ना, डाटा एनालिसिस के अंतर्गत ही हम इसमें इसको इंक्लूड करते हैं, कि बाद में हम उसको जांचते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं कि पहले जो हम सोच के चले थे क्या ये अब हुआ क्या। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर भी डाटा की बात हो रही है, बात तो हाइपोथेसिस की हो रही है, लेकिन हाइपोथेसिस में भी डाटा की बात हो रही है। इसलिए यहाँ की जो ये जांच है ये क्वांटिटेटिव में आएगी, और स्टार्टिंग में कोई डाटा की बात नहीं होती है, सिर्फ प्लानिंग होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग वाली हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव में आएगी। समझ लेना, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दोनों में बहुत अंतर है। ये कम विश्वसनीय है क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ये ज्यादा विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि डाटा सामने है। अब मैं कहूंगा कि भैया नीरज जी को जॉब लगा दो, आप बोलेंगे नीरज जी के परसेंटेज तो आए हैं 60, फिर दूसरे कहेंगे नहीं नहीं मीनाक्षी जी के ना 80% आए हैं, उनको जॉब लगा दो। अब जॉब वाला क्या देखेगा, वो तो किसी को भी नहीं जानता, ना वो मीनाक्षी को जानता ना वो नीरज को जानता। अब वो कहेगा भैया जिसके ज्यादा नंबर हो गए मैं तो उसको लूंगा, क्योंकि सामान्य रूप से ज्यादा नंबर उसी के आते हैं जिसके ज्यादा परसेंटेज होते हैं या ज्यादा नॉलेज जिसकी अच्छी होती है। तो मतलब कि डाटाबेस जो चीज होती है उस पे सामान्य रूप से आप हो या हम कोई भी हो ज्यादा विश्वास करता है। क्वालिटेटिव में क्योंकि टाइम लगता है, ये इतना आसान नहीं है क्वालिटी देखना, है ना, तो ये विश्वसनीय कम होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जब दोनों का मिली भली भक्त है, अभी कुंदन जी की जो शादी हमें करवानी है
वो दोनों के मिली भली भक्त करवानी है हमें, है ना। कुंदन जी को एक जॉब लगी हुई लड़की चाहिए और उसके अंदर गुण क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है जी। मीनाक्षी जी को यो तो बता देना है कुंदन जी के लिए, हमारे बहुत प्रिय है ये। हाँ भैया मैं स्कूल हूँ ना, सबकी शादी जी। करवा दी। तो मतलब क्या है कि जब दोनों चीज मिली भली भक्त हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि हम ऑन द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जांच के आधार पे। अब जांच के आधार पे जैसे मैंने बताया, अभी मैंने इंटरव्यू का जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था ताकि ये चीज मैं आपको समझा सकूं। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे थे कि एक होते हैं फॉर्मल क्वेश्चन जो सबसे पूछे गए, स्ट्रक्चर उनका डाटा बना हुआ होता है कि वो क्वेश्चन वो हर एक से पूछेगा। 20 लोग इंटरव्यू देने आए हैं, वो हर एक से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी जो उसके मूड में हुआ वही पूछ लेगा। और हमारे फील्ड में तो होता ही है ऐसा सबसे ज्यादा, क्योंकि योग की फील्ड है। बीमारियों में जब घुसने लग जाता है ना इंटरव्यू लेने वाला, वाइवा लेने वाला, वाइवा तो आप सभी ने दिया ही होगा, तो कहां से कहां बाल की भी खाल खींच लेता है। मेरे से क्वेश्चन पूछा, मोरारजी देसाई वाले आए, बोले त्राटक बताओ। नहीं नहीं, पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरा टॉपिक था पद्मासन। हाँ जी ठीक है जी। मैंने कहा कि पद्मासन में नासिकाग्र दृष्टि होनी चाहिए, इस तरीके से बद्ध पद्मासन की स्थिति में बैठो, घेरण संहिता में ऐसा बताया है और हठ योग में ऐसा बताया है। हाँ जी ठीक। उन्होंने फॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसमें उन्होंने इसकी भी बाल खींच ली। बोला अच्छा नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। माँ जी हाँ नासाग्र। बोले ये बता बेटा दृष्टि कितने प्रकार की होती है। मैं ले ये क्या क्वेश्चन हुआ, उस टाइम मुझे पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला। और फिर क्या हुआ, उसकी भी और बाल खींच ली, उसकी भी और अंदर, यानी कि जिनका क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चन को हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का जो आंसर दे दे वो एक्चुअल क्वालिटी वाला ही पर्सन हो सकता है जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दे दे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन को तो कोई भी बता दे, अनस्ट्रक्चर्ड का बता के दिखाओ ना। तभी तो इंटरव्यू में वाइवा में अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें पढ़ने की नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस से आती हैं ये चीजें, इसलिए ये क्वालिटेटिव में आएगा। और जो स्ट्रक्चर्ड है वो क्वांटिटेटिव में आएगा। और इंडक्टिव ये मैंने बताया था, इन तीनों का रूप याद कर लेना, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वालिटेटिव और इंडक्टिव, तीनों एक ही हैं ये। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आजकल यही देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि मैंने भी फेस किया है। तो सर गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी मैंने फेस किया है वो स्ट्रक्चर में ही पूछते हैं। अरे वो माधवी जी हैं क्या क्लास में? माधवी जी नहीं है। माधवी जी का मेरे पास फोन आया, माधवी जी की अब तो जॉब लग गई है सेंट्रल स्कूल में, लेकिन उन्होंने इतने इंटरव्यू फेस किए, रोज रोज फोन आता था कि राहुल जी आज मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। तो एक बार उनसे क्वेश्चन में पूछा, माधवी जी पूरा रट्टा मार के भी घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, योग दर्शन सारा ऐसे ऐसे करके याद क्वेश्चन पूछा, पूरा याद कर लिया सारा उन्होंने, एक्सपर्ट जमा। इंटरव्यू में गई, जाके इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चन पूछा, बोलो माधवी जी ये बताओ योगी जी का नाम योगी क्यों है? क्या क्वेश्चन था। माधवी जी ने अपना मुंह बंद किया, बोले मेरा ताऊ लगता है कि मैं उनको बताऊंगी योगी जी को योगी क्यों बोलते हैं। ये कोई क्वेश्चन है? यानी कि ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एक क्वेश्चन पूछा, आदित्यनाथ योगी को योगी क्यों कहते हैं, बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा। ये कहीं हमारे हमारे सिलेबस से क्या मतलब है इस चीज, इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस को अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, क्वालिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो इसका आंसर दे देगा, लेकिन जो क्वांटिटी के भरे होंगे, जो रट्टा मार रहे होंगे योग दर्शन का, हठ योग का, घेरण का है, वो वहां पे जाके फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में। और फिर वो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो रिश्वत वाले थे, रिश्वत वाले लोगों को सिलेक्ट कर लिया, बाकियों को सिलेक्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, माधवी जी की बाद में दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया। अब लॉकडाउन की वजह से
थोड़ा भी ऑफ चल रहा है उनका, नहीं तो उनकी जॉब अब लग चुकी है, अभी लगी है 2 महीने पहले। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में डिफरेंस जानिए, और आगे जाके आप सब लोगों को इंटरव्यू फेस करना है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपसे सूत्र ही सुने जाएंगे, कुछ भी पूछ लेंगे सूत्र से अलग, प्रैक्टिकल लाइफ का। इसलिए अपने कंसेप्ट पे काम कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप ही चीजें आंसर ले लो। कंसेप्टुअल रिसर्च ही आ गई है हमारे ऊपर। अब कंसेप्टुअल रिसर्च हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, अब कंसेप्ट को जान राहुल सर लीजिए भैया। राहुल सर मुझे तो एक क्वेश्चन किए थे वहाँ इंटरव्यू में, कि मुझे पूछे आपके फादर क्या करते करके, तो मैं बोली कि मेरे फादर तो किसान है ऐसे करके। तो फिर मुझे बोलते हैं आपको देख के नहीं लगता कि आप किसान की बेटी हो? अब मैं कह बोली दो, मैं भूल गई। कह दे हाँ सिर वही। फोड़ के दिखाऊं मैं, मेरे हाथ में कितनी जान है ना, फिर तो मान लोगे। फिर और मैं आपको तो एक पूछना था दिन क्या किसान की बेटी के सर पे सींग लगे होते हैं जो मेरे नहीं है? और मैं ठीक तो एक है, गुण पढ़ के नहीं गई थी, मैं पढ़ के तो बिल्कुल नहीं गई थी, वहां जो प्रेजेंट ऑफ माइंड मुझे पूछे ना उससे ही फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा भी। फिर आपकी जगह माधवी जी होती ना, उसका सिर फोड़ देती इसी बात पे। और क्या, वही लक्ष्मी जी वाली मैं सिंग लगा के घूम रही हूँ, किसान की बेटी हूँ मैं, है। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। हम आते हैं कंसेप्टुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ कंसेप्ट, कि कंसेप्ट के आधार पे रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कंसेप्टुअल एंड एम्पिरिकल। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पर्सन, इसको हमेशा ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। बोलते हैं कि एक पीएचडी वाले व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान होगा या एक बूढ़े व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान होगा, तो सबसे ज्यादा ज्ञान किसको होगा बताओ, एक अनपढ़ बूढ़ा व्यक्ति को या पीएचडी वाले को? माइक खोल के बूढ़े बताओ, व्यक्ति और को। क्यों? क्यों? सर मैं बूढ़े बताता व्यक्ति हूँ, को। सर मैं बताऊं, बूढ़े व्यक्ति बताओ जी। आज सर एग्जाम्पल मिलता है कि ये बाल वैसे धूप में सफेद नहीं हुए, तो सर उन्होंने उन्होंने लाइफ का इतना हर चरम को सहा है, समझा है, देखा है, हर एंगल से देखा है, तो उन्हें उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर एक स्टोरी एक याद आ कहावत रही थी दिमाग एक से, कहावत चलिए। भी है एक कहावत भी है कि समटाइम्स अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी वक्त बिता लिया करो, गूगल पर हर जानकारी नहीं मिलती। वेरी गुड। क्योंकि देखो क्या है कि उनके अंदर क्वालिटी भरी पड़ी है, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है। किताबी ज्ञान उनके पास चाहे मानते कम है, व्यवहारिक ज्ञान है। मेरे को कई बार बोल देते हैं, बेटा तू कितना बड़ा हो जाए हमारा तो बेटा ही रहेगा। बेटा ही रहूंगा, सच्ची में भैया, हम कितने आगे बढ़ जाए उनका मैं बेटा ही रहूंगा। मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान वो समय के साथ आता है, वो कभी एकदम से नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ कि मेरे पास क्वांटिटी आ चुकी है, एग्जाम क्लियर हो गया, नंबर अच्छे आ गए, क्लास में फर्स्ट आता हूँ, क्वांटिटी आ गई है मेरे अंदर, लेकिन क्वालिटी आने में टाइम लगता है। इसीलिए वो धीरे धीरे आती है, टाइम से धीरे 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 धीरे। जिसके पास जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप उसके साथ में क्वालिटी आने लग जाती है। तो इसीलिए क्वालिटी को हम हमेशा सबसे ज्यादा विश्वसनीय, यानी कि यहाँ पे मैं एम्पेरिकल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो क्वांटिटी को विश्वसनीय माना जाता है साइंटिफिकली, लेकिन जो एक्चुअलिटी में यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अच्छी रिसर्च की अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा अच्छी रिसर्च कौन सी होगी, तो एम्पिरिकल रिसर्च होगी। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल रिसर्च में वो होगी, एक्सपेरिमेंटल तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ में रिसर्च करने वाला अनुभवी व्यक्ति होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी लक्ष्मी जी है, इनकी आयु 35 से 40 होगी, लगभग 40 ईयर की है ये, ठीक है। अब ये भी आप लोगों के साथ स्टडी कर रही है। और नीरज जी है जो 23 साल के होंगे शायद, नीरज जी ये भी रिसर्च कर रहा है। तो एक रिसर्च नीरज जी कर रहे हैं,
एक रिसर्च लक्ष्मी जी कर रही हैं, दोनों में से दोनों सेम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से आप किसकी ज्यादा विश्वसनीय मानोगे सामान्य रूप से? लक्ष्मी दीदी को। लक्ष्मी क्यों? लक्ष्मी दीदी की, ये बोलेंगे कि भैया क्योंकि उनके पास उनकी अनुभव है। अनुभव है, अनुभव अपने आप ही व्यक्ति को बेहतर बना देता है। चाहे नीरज जी कितनी बेहतर कर ले, अपने जी जान लगा दे, लेकिन आयु कम है, बोलेंगे तू बेटा ही रहेगा, है ना। वही बात है कि तुम्हारा बेटा ही रहेगा, तो कितना ही आगे बढ़ जाए। तो उम्र के साथ में वो चीजें आती हैं, तो सर इम्पेरिकल इसके लिए हमेशा ही राहुल सर, इसमें बुद्धि की प्रखरता मायना नहीं रखेगी? रखती है। अरे सामान्य रूप से मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये मैंने खाली बूढ़े व्यक्ति, एक्चुअल में अनुभवी व्यक्ति के पास बुद्धि ज्यादा होती है, उसको ऐसे ही विद्वान नहीं बोला जाता, व्यवहारिक ज्ञान होता है उनके पास एक्चुअल में। सर इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दूं? हाँ जी बोलिए। सर अभी हमारा घर है, सपोज पोता शेफ है, दादी है, शेफ है, 1 चम्मच नमक डालो, 2 चम्मच मिर्ची डालो, और दादी क्या करेगी, हाथ से ही बिना चम्मच लिए 10 किलो का अचार बना देगी, तो वो ही अच्छा बनेगा। जबकि दादी अनपढ़ है, पर वो जो पोता शेफ है वो एकदम स्टाइल में 1-1 चम्मच गिन गिन के डालेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया। एक बार जैसे ही एक डॉक्टर बैठा हुआ था मेरी तरह छोटी उम्र का, कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल लिया और उसके पास एक पेशेंट आ गया। उसके पेशेंट ये आ गया कि मेरे को ना बड़ा ही मेरा ना सिर दुखता रहता है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई लेके ले लो, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला इसको दवाई की जरूरत नहीं है, इसके घर में लड़ाई है इसकी वाइफ के साथ में, वो ठीक हो जाएगी ना, सिर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर इस चीज को नहीं पकड़ सकता, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने पकड़ लिया, है ना, क्योंकि बेस पे काम किया उसने, क्योंकि वो इन परिस्थिति से जा चुका है, उसको पता है कि इस आयु में या उस सिचुएशन को देख के उसने बता दिया कि घर में कुछ अनबन है, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर कर दो, इसका सिर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये ज्ञान अनुभव से ही आ सकता है, वो डॉक्टर की बड़ी बड़ी डिग्री से नहीं आ सकता। 1 मिनट रुकिए सभी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ा रहे हैं कंसेप्टुअल रिसर्च हम कर रहे हैं। कंसेप्टुअल को हिंदी में कहते हैं वैचारिक अनुसंधान, यानी कि जो कंसेप्ट के ऊपर वर्क करे। जैसे कि इसको सामान्य रूप से दार्शनिक अनुसंधान भी कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता है, क्योंकि आप ये समझ जाना कि जहाँ पे फिलोसफी की बात हो, दर्शन शास्त्र की बात हो, जैसे कि आपने देखा कि हमारे भारतीय उसमें 9 दर्शन है, कि सांख्य दर्शन को सामान्य रूप से सबसे पुराना बोला जाता है, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सारे दर्शन एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, और नहीं उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत ज्यादा बेहतर है, रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं नहीं विशिष्ट अद्वैत का, माधव जी वाले कह रहे हैं नहीं 2 होते हैं, द्वैतवाद होता है। तो सब एक दूसरे का अपने अपने विचार लगा रहे हैं, अपने अपने तर्क लगा रहे हैं। न्याय दर्शन अपना तर्क लगाता है, बौद्ध दर्शन अपना तर्क लगाता है, जैन दर्शन अपना तर्क लगाते हैं। यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, है ना, जो दार्शनिक होते हैं वो कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं, उन सब का अपने अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं अपने कंसेप्ट के आधार पे। और सच माने ना, जब मैं इन दर्शनों को पढ़ता हूँ ना, ऐसा लगता है न्याय दर्शन भी सही है, सांख्य दर्शन भी सही है, मीमांसा भी सही है, और तो और चारवाक भी सही है। जब हम ध्यान से चारवाक के विचारों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चारवाक भी बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है, कंसेप्टुअल रिसर्च है, ये उन्होंने कंसेप्ट के ऊपर काम किया है, विचारों के ऊपर काम किया है। तो जहां पे इनकी बात होती है, दार्शनिक सोच की बात होती है, वहां पे कंसेप्टुअल रिसर्च आ जाएगी। आंख बंद करके जहां पे दार्शनिक शब्द आ जाए वहां पे कंसेप्टुअल रिसर्च पे आप आंख बंद करके लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजिस्ट, क्योंकि आइडिया के ऊपर बात की जाती है, अपना अपना व्यू दिया जाता है। देखा होगा ना दर्शनों में, न्याय दर्शन बोलता है कि हमें ऐसा लगता है,
ऐसा होना चाहिए। बौद्ध दर्शन बोलता है कि नहीं, 4 आर्य सत्य ही सत्य है, इसके अलावा और सब मिथ्या है। अब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सबके अपने अपने विचार है ना, सब अपना अपना कंसेप्ट दे रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे कंसेप्टुअल रिसर्च में आएंगे, या फिर दार्शनिक अनुसंधान भी कहते हैं इनको। तो थिंकर्स टू डेवलप, बात वही है, सारी घुमा फिरा के वही बातें आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपेरिकल रिसर्च, इंपेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड, अनुभव सिद्ध अनुसंधान, जो अनुभव से प्राप्त किया जाए उसको इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। जहाँ पे एक्सपीरियंस की मीनिंग आ जाए ना, समझ आना, वो इंपेरिकल है। ये बहुत जरूरी रिसर्च है ये, और पेपर में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एक्सपीरियंस लग जाए ना, सब आंख बंद करके इंपेरिकल पे लगा देना, बिल्कुल इंपेरिकल ही होगा जहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि परिकल्पना तैयार करते हैं, मतलब कि हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, और अपनी हाइपोथेसिस को सत्य या असत्य प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब कि जो मैंने सोचा है, मैंने सोच लिया कि मैं सोचता हूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम उतर जाएगा, कोरोना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कोरोना की बीमारी नहीं होगी, ऐसे फिर मैंने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया। अब फिर मैं कल्पनाएं करूंगा इसके ऊपर, फिर मैं डाटा इकट्ठा करूंगा, फिर मैं अपने अनुभवी गुरुजनों से मिलूंगा जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा। तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंस लोगों से मिलूंगा, तो ये इंपेरिकल रिसर्च के अंतर्गत ये चीज आएंगी। इंपेरिकल में साइंटिफिक भी होता है इंक्लूड, दोनों की मिली भक्त होती है, इसलिए इंपेरिकल ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक के साथ साथ में एक्सपीरियंस दोनों चीज वर्क करती है। मतलब कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पीएचडी भी किया हुआ है और वो आयु में भी बड़ा है, दोनों दृष्टिकोण से वो बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा सम्माननीय है, इसीलिए वो जो कहेगा उसकी ज्यादा हम मानेंगे। ठीक है, देखो वही बात हो रही है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अपना अनुसंधान करते हैं, क्योंकि हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म में पढ़ाया था ना, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म किसके ऊपर वर्क करती है, सब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करती है। और वो बोलती है कि कोई भी पॉजिटिविज्म तो बोलती है कि सारी रिसर्च एक होगी, जो रिजल्ट मैंने इंडिया में निकाला, इंडिया में जो मैंने रिसर्च किया अमेरिका में भी वही लगेगी, ऐसा कौन सा बोलता है, पॉजिटिविज्म का सिद्धांत बोलता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि नहीं, जो मैंने रिसर्च किया, जो नीरज जी ने रिसर्च किया, जो रश्मि जी ने रिसर्च किया, सबके अपने अपने अनुभव है। हम तीनों लोग एक ही रिसर्च को करेंगे, तीनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, ये श्योर है। क्यों, मैं अपना एक्सपीरियंस लगाऊंगा, लक्ष्मी जी अपने एक्सपीरियंस लगाएंगी, प्रेरणा जी अपने एक्सपीरियंस लगाएंगी, सभी अपना अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, और अपने अपने एक्सपीरियंस से रिजल्ट अपने आप ही ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि मैं ध्यान मेरा कराने का तरीका अलग होगा, लक्ष्मी जी का अलग होगा, प्रेरणा जी का अलग होगा, कुंदन जी का अलग होगा। करा हम सभी ध्यान ही रहे हैं, लेकिन हम सबका अनुभव वहां पे काम करेगा। कुंदन जी क्या पता मेरे से ज्यादा बेहतर ध्यान करवा दे, तो अनुभव के ऊपर वर्क किया जाता है। तो इसलिए ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आती है। जो जितना अनुभवी होगा उसकी रिसर्च की रियलिटी विश्वसनीयता उतनी ज्यादा होगी। इसमें डाटा भी होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक भी होती है और एक्सपीरियंस भी होता है, दोनों चीज इसके अंदर होती है। इसको एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। जो बता रहा था ना मैं उस दिन लक्ष्मी जी आपको, कि एक्सपेरिमेंटल में आप बोलते इंडिपेंडेंट नहीं, एक्सपेरिमेंटल के साथ में इंपेरिकल में भी होता है। इन दोनों चीजों में कंट्रोल्ड ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक ही है, एक दूसरे का नाम है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इंपेरिकल रिसर्च।
इसको फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन बोलते हैं। मुझे बताइए फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन कौन सी रिसर्च में किया जाता है, जल्दी बताओ। फंडामेंटल। बोलिए। फंडामेंटल रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में। अब मुझे बताइए जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया, कोई नियम हमने बनाया और उस नियम को व्यवहार में लगाना, ये कौन सी रिसर्च है? अप्लाइड। अप्लाइड रिसर्च है। बहुत बढ़िया। अप्लाइड। और ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने स्टार बनाया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आया था फील्ड वर्क किस में होता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि फील्ड वर्क किसके अंतर्गत होता है, क्योंकि फील्ड का काम है। अब इसको मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बताओ इसमें एम्पिरिकल रिसर्च क्यों आया? बताओ फील्ड वर्क से आप क्या समझते हो? एनीवन? जो फील्ड वर्क है वो कहीं एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है ना। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल जैसे कोई अगर जैसे भी अब कोई सेल्समैन है तो उसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना वो उतनी जल्दी अपनी चीजों को अच्छे से वहां पे बता पाएगा और उन्हें बेच पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सिर्फ कपालभाति के बारे में पढ़ना और वो खुद करना और करवा के लेना, ये फील्ड वर्क है, और पढ़ना ये थ्योरी हो गया सर। ठीक है, मैं और एक अच्छा से सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। फील्ड वर्क, फील्ड यानी कि बाहर जाना, लोगों के पास जाना, फील्ड में वर्क करना है। फील्ड वर्क का मतलब बाहर जाना लोगों के पास में। अब मुझे रिसर्च करनी है विलेजर्स के ऊपर, गांव वालों के ऊपर। मैं तो गांव में किसी को जानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति को पकड़ूंगा जाकर के जो पूरे गांव को मुझे इंट्रोड्यूस करा दे। जाके मैं सरपंच को पकड़ूंगा, क्योंकि सामान्य रूप से जो सरपंच होता है वो पूरे गांव को जानता है। मतलब कि वो क्या होगा, वो सरपंच अनुभवी है। क्यों? क्योंकि वो अपने गांव के बारे में अच्छे से जानता है। तो ये इंपेरिकल रिसर्च होगी, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसके जरिए फिर जाकर के हमने उस गांव में जाके रिसर्च किया। अगर मैं डायरेक्ट जाता तो मुझे उन चीजों का मैं गहराई में नहीं जा सकता था, जितना वो गहराई में मुझे सरपंच जी की सहायता से जाके मैं चला गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो एक अनुभवी व्यक्ति था, वो हर गली से हर व्यक्ति से वाकिफ था कि उसके गांव के लोग कैसे हैं, कौन कैसा व्यक्ति है, कैसी पर्सनैलिटी है। तो अगर मैं उसकी सहायता लेकर के अपने रिसर्च करूंगा उस गांव में, तो रिसर्च मेरी ज्यादा बेहतर होगी। इसी को ही बोलते हैं फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क क्या होता है? ये इंपेरिकल रिसर्च में आती है। अब जब हमारी पीएचडी अब स्टार्ट होने वाली है, आप सभी लोग पीएचडी में एंट्री करोगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं भैया। आप और मैं चाहे मैं कितना ही बोल रहा हूँ आप लोगों को रिसर्च के बारे में, मैंने भी खाली थ्योरी पढ़ा है ना, अभी काम तो मैंने नहीं किया ना। अभी फैक्ट है बात ये, बिल्कुल मैंने नहीं किया काम, खाली पढ़ा है। कुछ काम किया है लेकिन ज्यादा नहीं किया है। तो मैं सिर्फ कंसेप्टुअल रिसर्च कर रहा हूँ। आप लोग भी स्टार्टिंग में जो करोगे कंसेप्टुअल रिसर्च ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब हम पीएचडी के लास्ट ईयर में होंगे या पीएचडी करने के बाद में दोबारा से कोई और रिसर्च करेंगे, उस समय हमारे पास अनुभव होगा रिसर्च का, तो उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च कहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग की जो रिसर्च होगी उसको कंसेप्टुअल रिसर्च कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में समय हो गया है एक्शन रिसर्च में, आपको कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। ऐसा है कि सिंपल उदाहरणों से आप लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर हुए होंगे। स्पीड हमारी चाहे स्लो चल रही है। सर एक बार हाइपोथेसिस वाला बता दीजिए, जो आपने सेकंड पॉइंट बताया था एम्पिरिकल का। नहीं, जो एम्पिरिकल में आपने सेकंड पॉइंट बताया था ना, वो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ये पूछ रहे हो ना आप? तो आपका सेकंड पॉइंट बताया था ना कि प्रूफ करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस असत्य प्रूफ करने के लिए। हाँ, एम्पिरिकल का सेकंड क्वांटिटेटिव पॉइंट जो रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उसमें जो डाटा कलेक्शन के बाद में डाटा एनालिसिस किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 नंबर के पॉइंट जो है डाटा एनालिसिस। उस एनालिसिस में कई मेथड यूज किए जाते हैं।
वहां पे मीन मीडियन मोड और भी बहुत सारे मेथड लगाए जाते हैं कि ताकि अच्छा से अच्छा हमारा रिजल्ट आए। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि हमारी रिसर्च कितनी बेहतर गई है उस चीज को जांचने के लिए हाइपोथेसिस के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किया जाता है, वो जो कंपैरिजन होता है वो चीज आएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत। आपको दिखाऊं क्या वो पिक्चर के साथ में जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप समझ पाए उस चीज को? जी समझ गई मैं, मतलब कि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए बनाते हैं या वेरी प्रूफ गुड। करने के लिए। देखिए साइंटिफिक रिसर्च में हाइपोथेसिस कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये रहा, आप देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा था, मैंने उस दिन आपको स्टेप्स गिनाए थे, आप सभी को स्टेप्स याद भी होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो क्या किया, ये रहा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मुलेशन किया गया ये आएगी क्वालिटेटिव रिसर्च में। लेकिन पॉइंट नंबर 7 में देखो, ये रहा, दिखा पॉइंट नंबर 7 क्या है? देखो मैं क्या कह रहा था, एनालिसिस के बाद में जब डाटा एनालिसिस किया उसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है। ये जो टेस्टिंग है ये आएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब क्लियर हुआ आपको? जी सर हो गया। ओके थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तैयार हो जाओ, मैसेज करके बताओ तैयार हो सभी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। सर इंपेरिकल को क्वालिटेटिव रिसर्च में रखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में? इंपेरिकल रिसर्च को इंपेरिकल को हम कुंदन जी की शादी वाला बोलेंगे। बताओ कुंदन जी की शादी हमें कैसी चाहिए बताओ? दोनों दोनों मिक्स मिक्स हमें ऐसे भी चाहिए। ओके सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। इतना खूब कुंदन जी, आपका नाम लेते मेरा डाटा गया। बच के रहना पड़ेगा मुझे आपसे। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? मुझे बताएंगे, मैं नाम बोलता हूँ वो मुझे बताएंगे, बाकी लोग मैसेज टाइप करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्वालिटीज, क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्वालिटीज आप टाइप करें वो मुझे माइक खोल के बताएंगे। आस्था साहू जी, मैसेज करो, मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ एक एक का। आस्था साहू जी मुझे बताएं। नहीं बता रहे हैं। शालिनी योगा जी, शालिनी जी बताइए हमें। किसका पूछा आपने, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव पूछा शालिनी जी, बताइए। क्वांटिटेटिव जो होता है वो बेस्ड ऑन डेटा होता है और स्ट्रक्चर ये रिसर्च होता है और डिडक्टिव मेथड होता है इसमें, और ये बेस्ड होता है वो ऑब्जर्वेशन पे, रिकॉर्ड्स पे, रिपोर्ट्स और ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे, और इसमें मोर पॉसिबिलिटीज होती है और जो हम ये हाइपोथेसिस की जांच करते हैं उसमें सहायक होता है और ज़्यादा विश्वसनीय भी होता है। बहुत बढ़िया। अरे नीरज जी कहाँ से कर रहे हो इतना टाइप, कॉपी तो नहीं मार रहे हो आप नेट से? इतनी फास्ट टाइपिंग आपकी? जी सर मेरे को एक कॉपी लग रहा है। डाउट हो रहा है नीरज जी आपके ऊपर, क्योंकि आप मुझे लग रहा है हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे संदेह हो रहा है। इतना इतना तो नहीं लिख पाएंगे सर इतनी जल्दी।
नीरज जी सही बात है ना, ये बताओ ईमानदारी से बताओ, हम लोग स्मार्ट सब वर्क है टाइप या कर रहे हार्ड हैं पर वर्क है? इतना नहीं हो पाए। ये इसमें क्या है कि टाइप रिकॉर्डर होता है, तो उससे बोल के आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओ वाह, जरूरत नहीं आपको टाइप करने पर की। सर ड्यूरिंग क्लास हार्ड नहीं वर्क काम करता स्मार्ट सर वो। वर्क मिला दिया है नीरज जी ने, दोनों को मिला दिया है। सर ड्यूरिंग क्लास कुंदन जी काम के नहीं भाई करता बन है गए वो। हैं दोनों ये भी। हाँ बोलो मैम जी। हमारे में तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर ड्यूरिंग क्लास वो काम नहीं करता है, मेरा कहना ये है। ठीक बोल रहे हैं, पर ड्यूरिंग क्लास काम नहीं करता वो। हमारा तो माइक सुनता ही नहीं है। करता है मयंक, ड्यूरिंग क्लास भी काम करता है। हमारा तो करता है भैया काम। चलो लास्ट में नीरज जी से नहीं, सीख लेंगे, हमारा तो काम करता है। लास्ट में नीरज जी प्रेजेंट करके सिखाएंगे नहीं सभी मैं को, किसी ठीक है? को नहीं बता रहा हूँ भैया, ना ना मेरा ना, सीक्रेट है वो। ज्ञान अपने से बांटना चाहिए सभी को। यही बात मैं सोच लूं तो आपका तो हो गया कल्याण। ज्ञान हमेशा भैया बांटना भैया चाहिए। वो सिंपल है, मजाक कर भैया रहा हूँ वहाँ भैया, सिंपल मजाक है, कर रहा जहाँ हूँ। मैसेज टाइप करते हो ना, मैसेज टाइप करते हो वहां पे जाओगे तो माइक का ऑप्शन रहता है, उसको दबाओ फिर बोलते जाओ। चलो देखते हैं बाद में, अभी मैं सही क्वेश्चन पकड़े पूछ हैं। लेता हूँ क्योंकि समय हो गया है। अब मुझे बताएंगे कंसेप्टुअल रिसर्च के बारे में, और मुझे विशाल मोदी जी बताए मेरे को। कंसेप्टुअल रिसर्च सर बेसिकली डेटास के ऊपर की जाती है जो बहुत ही भी स्पेसिफिक होते हैं। नहीं हो पाया सर। चुप गए, थोड़ा सा चुप गए। मेन पॉइंट एक ही वर्ड में आंसर आ जाएगा इसका। आप उस सर तक मैं नहीं बता पहुंचे। दूं क्या? सर मैं बता दूं, बताइए मुझे कविता जी बताइए। क्लास छोड़नी है सर। कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके जिसके ऊपर हम रिसर्च करें, जैसे आपने बोले हमारे दर्शन है, हर एक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हर एक अपने अपने मतलब मत मंतव्य प्रकट करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्चुअल। मतलब इसको फिलोसोफर्स रिसर्च भी कहा जाता है। और इसमें अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, मतलब जो आप वही जो कॉन्सेप्ट है उस पे ही सब डिस्क्राइब करते हैं अपने अपने व्यूज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशाल जी समझ आ गया? सर छोड़ रही हूँ, हाँ क्लास छोड़ रही हूँ सर। ओके जी, थैंक यू। नहीं सर, एक्चुअली में तो कुछ नेटवर्क इश्यू था, मैं मतलब सुन नहीं पाया प्रॉपर कोई मैम ने बात जो नहीं, बोला। अभी आ गया ना समझ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लिया करो, ठीक है? अब मुझे बताएंगे पूजा मिश्रा जी, मुझे बताएंगे इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है? जी सर, इम्पेरिकल रिसर्च होता है और हिंदी में उसको बोलते हैं अनुभव अनुसंधान, ठीक है। मतलब अनुभव से जो रिसर्च किया जाता है वो आपका इम्पेरिकल रिसर्च कहलाता है। इसमें आपने एग्जांपल दिया कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो ज़्यादा मतलब वो इलिटरेट है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा हमको, वो ज़्यादा अच्छा नॉलेज देगा, या फिर एक PhD वाला बंदा। तो उसमें हम लेके जाएंगे कि एक्सपीरियंस वाले लोगों के पास ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा अच्छी नॉलेज होता है प्रैक्टिकली, तो हम इसको इम्पेरिकल में उनको काउंट करेंगे, ठीक है। और ये बस इतना ही था, और भी कुछ बताना है इसमें? और आपने लास्ट में बताया था जैसे PhD का हम लोग करें स्टार्टिंग में तो हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, एंड जब हम फाइनल ईयर में होते हैं या फिर हम दोबारा सेकेंड टाइम कभी PhD कर रहे होते हैं तो उस पर हमारा इम्पेरिकल रिसर्च अप्लाई होता है, उसको हम अप्लाई करते हैं उसमें। और हाँ, और एक और चीज़ है, पोस्ट पॉजिटिविज्म भी इसी में ही अप्लाई होता है हमारे एम्पिरिकल रिसर्च का। पोस्ट पॉजिटिविज्म, हाँ ऐसा कुछ बताया थे आप कोरिलेशन। सर अप्लाइड होता है, अप्लाइड होता है सर, अप्लाइड होता है इसमें। वो साइंटिफिक का वो बताए थे ना, उसमें वो आप जोड़े थे पॉजिटिव होता है, वो वैज्ञानिकता को नहीं देखता ना, वैज्ञानिक तौर पे वो जो नया अनुभव होता है उसको एक्सेप्ट करता है। पूजा जी गलत सुन लिया आपने, अगर मैंने बोल दिया तो शायद गलत बोल दिया। मैंने ये भी तो कहा था कि इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, और जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आ गया वहां पर तो पॉजिटिविज्म आएगा ना फिर। मिश्रित बोला था भैया आपने, कुंदन भैया की शादी में दोनों लड़कियां चाहिए। मिक्स बोला था, हाँ मिक्स, थोड़ा सा मैं विचार करूंगा इस पे। मिक्स आएगा इसमें आपने क्वालिटी और क्वांटिटी का बोला था कि वो मिक्स होता है, क्वालिटी भी होती है उसमें, क्वांटिटी भी होती है, तो यहाँ पे मिक्स उस चीज उस वे में बोला था। पोस्ट पॉजिटिविज्म बोला था। नहीं मुझे अभी मेरे को कंफ्यूज हो गई मैं था ना कि पहले ठीक है, दोनों ही आया। मेन जो प्रधानता रहेगी ना इसके अंदर,
मेन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, मेन प्रधानता क्वांटिटी की रहेगी, लेकिन अनुभव के साथ में क्वालिटी ऐड हो जाएगी। तो इस आधार पे पोस्ट पॉजिटिविज्म मैंने बोला होगा। ठीक हाँ है, सर, ऐसे ही बोले थे आप। जी जी ओके जी, ये हो जी गया। जी सर, थैंक यू। चलिए आज इतना काफी हो गया। और अब कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है जी।